हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिम टॉक्स। हर हफ्ते की तरह इस बार भी मैं आपके सामने कोई ना कोई एक नया हेमेटोलॉजी टॉपिक लेकर प्रेजेंट करता हूं और आज मेरी चर्चा का विषय है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया CML, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। आज ये बीमारी क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या ट्रीटमेंट है और क्या हम इस बीमारी से कंप्लीटली मुक्त हो सकते हैं या नहीं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि CML या क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता क्या है। ल्यूकीमिया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्लड कैंसर को हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ल्यूकीमिया की संज्ञा देते हैं और क्रॉनिक का मतलब है जो बीमारी, जो ब्लड कैंसर बहुत लंबे समय से हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। क्रॉनिक यानी कि धीरे धीरे बढ़ने वाला और लंबे समय से रहने वाला। माइलॉइड मतलब जो हमारी सफेद रक्त कोशिकाएं हैं वहां से कैंसर उत्पन्न होने वाला। तो यदि हम तीनों वर्ड्स को मिला दें तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया यानी कि सफेद रक्त कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला एवं धीरे गति से बढ़ने वाला ब्लड कैंसर, इसको हम लोग क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया कहते हैं। ये एक टाइप का बहुत ही कॉमन ब्लड कैंसर है जो कि हमारे वर्ल्ड में, संसार में काफी ज्यादा पाया जाता है और बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे वो यंग हो या बुजुर्ग या एल्डरली हो। अब लेकिन वैसे तो हर कैंसर अपनी जगह एक बहुत ही खराब कैंसर होता है और ये कैंसर भी एक जमाने तक है, मतलब है सन 2000 से पहले ये कैंसर भी एक बहुत ही खराब बीमारी हुआ करता था। लेकिन इस बीमारी की जो ट्रीटमेंट है वो रिवोल्यूशनाइज हो चुका है आज के युग में और इसके लिए बहुत ही अच्छी टारगेटेड थेरेपी आ गई है। इसीलिए ये बीमारी अब एक तरीके से क्योरेबल डिसीज में तब्दील हो गई है। और ये चूंकि ये कैंसर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है तो इसीलिए ये पाया जाता है कि ज़्यादातर मरीज इस बीमारी के जो कि ट्रीटमेंट पे स्टार्ट टाइमली कर देते हैं वो उनकी बीमारी यूजुअली कंट्रोल चलती रहती है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। क्योंकि ये एक ब्लड कैंसर है तो जाहिर सी बात है कि इसमें WBC काउंट या श्वेत रक्त कोशिका जो हमारे ब्लड में होती हैं उनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यूजुअली बहुत सारे मरीज एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक यानी कि वो नॉर्मल अपने रूटीन ब्लड चेकअप, हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं और उनको मालूम पड़ता है कि उनकी WBC काउंट बहुत बढ़ी हुई है, प्लेटलेट काउंट बहुत बढ़ी हुई है और वो ये रिपोर्ट देख के तुरंत किसी फिजिशियन या हेमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करते हैं कि मेरी ब्लड WBC काउंट इतनी ज़्यादा नॉर्मल रेंज से बहुत अधिक बढ़ी हुई है तो कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। और खास बात इस बीमारी में ये होती है कि अगर ये बीमारी पहले चरण में है तो यूजुअली WBC बढ़ने के साथ साथ प्लेटलेट काउंट भी इस बीमारी में बढ़ा हुआ मिलता है। तो कहने का मतलब, तात्पर्य ये है कि कहने को ये ब्लड कैंसर है लेकिन इसमें प्लेटलेट काउंट कम नहीं होता है बल्कि हायर साइड पे प्लेटलेट काउंट आता है और WBC काउंट भी बढ़ी हुई होती है। और WBC काउंट जो है वो कितनी भी बढ़ सकती है, वो 30,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, किसी भी लिमिट तक जा सकती है। वो इस पर निर्भर करती है कि बीमारी कितने महीनों से, कितनी पुरानी है, कितने महीनों से प्रेजेंट है, जिससे कि अगर यदि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की बीमारी है तो हमें WBC काउंट यूजुअली ज़्यादा देखने को मिलती है और अगर छोटी ड्यूरेशन की बीमारी है तो हमें WBC काउंट यूजुअली 1 लाख से कम देखने को मिलती है। अमूमन इस बीमारी को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, पहली स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। और जिसमें से कि पहली स्टेज के लिए जो कि ज़्यादातर मरीज पहली स्टेज में पकड़े जाते हैं वो यूजुअली 80% पेशेंट्स पहली स्टेज के होते हैं और 20% पेशेंट्स दूसरी या तीसरी स्टेज के पाए जाते हैं। पहली स्टेज में इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि जो पहली स्टेज में CML में ट्रीटमेंट है वो बहुत ही सिंपल है और उसका ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। जैसा कि आपने आजकल सुना होगा कि एक इम्यूनोथेरेपी का ज़माना है, तो सन 2000 में जब इम्यूनोथेरेपी का विकास किया जा रहा था तो अमेरिका में सबसे पहले एक दवा लॉन्च हुई थी इमैटिनिब के नाम से, जो कि एक मिसाल दी जाती है इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी की। और ये दवा सबसे पहला मॉलिक्यूल था जहां से इम्यूनोथेरेपी की उत्पत्ति हुई और इस दवा को जो बनाया गया था वो इसी बीमारी क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के लिए ही बनाया गया था। इससे पहले CML के पेशेंट्स का जो नॉन नेचुरल कोर्स होता था वो बहुत ही पुअर रहता था और ज़्यादातर पेशेंट्स अपनी बीमारी के प्रोग्रेशन के चलते ज़्यादा जीवन नहीं बिता पाते थे और उससे उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती थी।
लेकिन जब से ये दवा हमारे मार्केट में सन 2000 के बाद से आई है, तब से इसने पूरा जो CML का ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल बदल के रख दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि 80% पेशेंट्स पहली स्टेज के होते हैं, तो हमें इन मरीजों को इमैटिनिब या डेसाटिनिब, जो कि अब नया रिसेंट मॉलिक्यूल है, इस दवा पे ओरल टैबलेट के फॉर्म में देना पड़ता है। और ये दवा इतनी कारगर सिद्ध होती है कि जैसे ही हम इस दवा को शुरू करते हैं तो महीने भर के अंदर ही जिस मरीज की WBC काउंट 2 लाख 2.5 लाख है, वो कम होकर नॉर्मल रेंज में आ जाती है। ज़्यादातर मरीज इस दवा से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और इसके बहुत कोई मेजर साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट फॉर थोड़ा बॉडी पेन या थोड़ा रंग सफ़ेद पड़ना या थोड़ी सी थकान महसूस होना, जो कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जब मरीज 1 महीने 3 महीने 6 महीने दवा ले लेता है तो उसके ये सिम्टम्स भी धीरे धीरे करके कम होते चले जाते हैं। और ज़्यादातर मरीजों में ये देखा गया है कि ये दवा इतनी इफेक्टिव है कि जो उसकी बेसिक बीमारी है, जो कि हम लोग एक PCR ABL ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं इन मरीजों में, वो भी जल्दी तेजी से इस दवा को खाने के बाद गिरता चला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस बीमारी में ये होता है कि मरीजों को ये लगता है कि ये ट्रीटमेंट कैंसर का चल भी रहा है कि नहीं, क्योंकि कैंसर का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो हमें एक दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि हमारे मरीज को कीमोथेरेपी लगेगी, बाल झड़ेंगे, ये होगा, उल्टियां आएंगी, बहुत तमाम दिक्कतें होंगी, हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा। उसके विपरीत जब हम मरीज को खाली हम ये बताते हैं कि आपको है तो ब्लड कैंसर, लेकिन आपको बस सिर्फ एक दवा को खाना है और इस दवा के माध्यम से आपकी बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी, तो उसको पहले कुछ महीनों में तो ये यकीन नहीं होता है कि डॉक्टर साहब ये बात सही कह रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब वो फॉलोअप में रिपीटेडली हमारे पास आता है, उसको लगता है कि मेरी उसकी तबीयत धीरे धीरे करके सही होती जा रही है, तब उसको ये बात का यकीन होता है कि हाँ, ये दवा बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि जब इतना सिंपल ट्रीटमेंट होता है तो मरीज धीरे धीरे करके जब वह सही होने लगता है 1 साल 2 साल बाद, तो लापरवाही भी दवा खाने में करने लगता है। जैसे कि कहीं किसी दिन वो बिजी रहा या किसी शादी में गया, तो बर्थडे पार्टी में गया, तो कई बार दवा मिस करने लगता है। और यही एक खतरे की घंटी होती है, क्योंकि जब हम दवा मिस करना शुरू कर देते हैं रिकरेंटली बार बार, तो ये बीमारी फिर से उभरना शुरू हो जाती है। और जब दवा मिस करने से बीमारी उभरती है तो वो बहुत ही रेजिस्टेंट टाइप की बीमारी उभरती है। तो जो कुछ पेशेंट्स में ये बीमारी जो दूसरी या तीसरी स्टेज पे पहुंचती है, वो सिर्फ और सिर्फ मरीज की टाइम से दवा ना लेने या लापरवाही की वजह से होती है। कि किसी मरीज को थोड़ा सा जी मचला आया या उल्टी जैसा लगा तो उसने सोचा कि ये दवा की वजह से हो रहा है, उसने दवा खाई नहीं उस दिन। तो बहुत सारे मरीज मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे आते हैं जिनकी बीमारी स्टेज 1 में पकड़ में आती है, लेकिन अपनी लापरवाही की वजह से वो इसको दूसरी या तीसरी स्टेज पे पहुंचा देते हैं, जो कि एक जानलेवा या फुल ब्लोन ब्लड कैंसर होता है और उसका इलाज भी बहुत मुश्किल होता है। तीसरा सवाल है, मरीज मुझसे हमेशा ये पूछते हैं कि क्या ये बीमारी पूर्णतया कभी सही होगी कि नहीं। आज की तारीख में यूजुअली हम लोग ये मानते हैं कि अगर किसी मरीज को हमने ये दवा मिनिमम 5 साल खाई है और उसमें से 3 साल उसकी ब्लड की काउंट रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही हैं, PCR ABL ट्रांसक्रिप्ट 0 आ रहा है, तो हम ये ट्रायल दे सकते हैं कि हम दवा को स्टॉप करके देख सकते हैं कि मरीज की बीमारी वापस आती है या कंप्लीटली क्योर है। ये पाया गया है विदेशों के आंकड़ों से कि करीबन 1/3 पेशेंट इस बीमारी से, इस दवा को खाने से पूर्णतया स्वस्थ हो जाते हैं और उनको बीमारी कभी भी वापस नहीं आती है। लेकिन 2/3 मरीजों में अक्सर दवा उनको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। जैसे कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन की दवा का हम सेवन करते हैं, वैसे ही ये दवा का भी हमें सेवन करना पड़ता है और हर रेगुलर इंटरवल्स पे किसी हेमेटोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है कि उनकी ब्लड की रिपोर्ट्स और PCR ABL दिखाना पड़ता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इस दवा को खाते खाते जो युवक हैं या जो फीमेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, क्या वो प्रेगनेंसी पा सकती हैं या नहीं। क्योंकि ट्रीटमेंट जब अच्छा, इजी, सिंपल होता है तो आदमी नेक्स्ट स्टेप पे क्वालिटी ऑफ लाइफ की चर्चा करने लगता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जैसे कि क्या वो बच्चे कंसीव कर सकती हैं कि नहीं, फीमेल्स जो यंग एज ग्रुप में है। तो इस दवा के साथ यूजुअली हम लोग एडवाइस करते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं एडवाइजेबल है, क्योंकि बच्चे में कई बार पैदाइशी फॉर्म में कोई डिफेक्ट
हो सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये कैंसर कीमोथेरेपी ही है जो कि गोली के फॉर्म में है। तो यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। बस इन्हीं कॉमन बातों के साथ हम आज की ये चर्चा को समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि मेरे इस डिस्कशन से आपको ये समझ में आया होगा कि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया क्या होता है, हमें क्या एहतियात रखनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेके हम इस बीमारी से फाइट कर सकते हैं। नमस्कार।